हेलो, वेलकम टू लीगल लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में, यानी कि तलाक बिद्दत के बारे में। तो जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो तलाक होते हैं वो बाय हस्बैंड होता है, बाय वाइफ होता है, बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है और बाय जुडिशल डिग्री होता है। तो आज हम लोग बाय हस्बैंड में जो दो फॉर्म है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, इसमें हम लोग तलाकुल सुन्नत के दो फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तलाक़ एहसन और तलाक़ हसन। तो आज हम लोग तलाक़ बिद्दत, जिसे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहते हैं, उसका केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि दो टाइप के होते हैं, रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल डाइवोर्स। तलाकुल सुन्नत जो है वो रिवोकेबल एक टाइम के लिए होता है, मतलब कि वो 90 डेज़ के लिए रिवोकेबल होता है। जब इद्दत पीरियड ख़त्म होता है तब वो इर्रिवोकेबल होता है। लेकिन तलाकुल बिद्दत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ा जो उसमें जो 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 कमी थी, जिस जिस वजह से उसको बहुत ही बुरा फॉर्म, बहुत ही बैड फॉर्म ऑफ कहा जाता है, तो उसका डायरेक्टली एट इंस्टेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसका इर्रिवोकेबल हो जाना। मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा टाइम पे जब हस्बैंड मान लीजिए बहुत गुस्सा है, तो वो गुस्से में, मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में बस वो 3 बार तलाक 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 बोल दे और तलाक हो जाए। तो आप ये समझ लें कि वो जो वुमेन है, उसकी जो वाइफ है, उसका राइट का कितना वायलेशन होगा, मतलब कितना ज़्यादा उसको दुख होगा। दुख तो अलग बात है, उसका राइट, जो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिक्योर कर रहा है, उसको एकदम तहस नहस हो जाएगा उसका। तो इसलिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसको हाथ में देखिए, पहले भी बहुत कोशिश हो चुकी थी। जो मुस्लिम वुमेन है, उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की थी कोर्ट में जाके इसको वो कराने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसको लिया, इसका कॉग्निजेंस लिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया बाय 3:2 मेजोरिटी से। मतलब जो 3 जजेस थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया, और जो दो थे, जिस दो में सीजेआई भी जेएस खेहर थे, उन्होंने जो माइनॉरिटी जो जजमेंट है वो दिया। अब हम लोग इस केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस केस का फैक्ट ये था कि जो शायरा बानो नाम की एक मुस्लिम वुमेन थी, वो रिजवान अहमद से शादी करती हैं, और वो शादी 15 साल तक रहती है, चलती है उन दोनों की शादी। लेकिन 2016 में रिजवान अहमद जो है, उन्होंने अपनी वाइफ शायरा बानो को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया, है ना। तो शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने एक रिट पिटिशन फाइल की और ये क्लेम किया कि जो मुस्लिम, जो इस्लामिक, जो मुस्लिम लॉ में जो 3 प्रैक्टिसेस हैं, तलाक़ बिद्दत, जिसे कि ट्रिपल तलाक कहते हैं, एक पॉलीगैमी और एक निकाह हलाला, इन तीनों को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में 2017 में, 2016 में, सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम और ये कहा कि ये जो तीनों जो हैं वो वॉयलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 जो है वो इक्वालिटी ही है, मतलब ऑन द बेसिस, मतलब स्टेट इक्वालिटी अनइक्वालिटी नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। ये है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, और 25 आर्टिकल 25 मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब शायरा बानो ने ये चैलेंज किया कि ये जो 3 प्रैक्टिसेस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये 4 आर्टिकल को वॉयलेट करती हैं। अब देखिए, इसमें पेटिशनर कौन है, इसमें पेटिशनर जो है वो शायरा बानो है, लेकिन रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट इसमें कई सारी पार्टीज़ हैं, जिसमें कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी हैं, और इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर जो रिस्पोंडेंट हैं उससे सबसे रिटर्न में जवाब मांगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये मतलब कहा सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो मुद्दा है, मतलब ये जो तलाक़ बिद्दत का मुद्दा है, ये एक एसेंशियल पार्ट है इस्लामिक लॉ का, और ये आपके जुडिशियल जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कर नहीं सकता, इसको इनवैलिड नहीं कर सकता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था।
अब देखिए जजमेंट क्या आता है, जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के 3:2 मेजॉरिटी से, जिससे कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है। जो 3 जज रहते हैं उनको जो ट्रिपल तलाक है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं। अब देखिए कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि ये जो है मतलब ये जो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है ये आर्बिट्रेरी है, मतलब मनमाना है, मतलब जब चाहे हस्बैंड का दिल वो तलाक 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 बोल दे, और ये एकदम साफ साफ निगेशन ऑफ इक्वालिटी है, मतलब एकदम मतलब डिसअप्रूवल ऑफ इक्वालिटी है। और ये प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप ये देखिए कि जो एक मैरिज होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, अगर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे तलाक पे बात पहुंच जाती है, तो 3 महीने का एक टाइम दिया जाता है कि शायद हस्बैंड वाइफ रिकन्सिलिएशन हो जाए और आर्बिट्रेरीनेस के थ्रू, मतलब अरे सॉरी, रिकन्सिलिएशन और आर्बिट्रेरी मतलब आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलिएशन के थ्रू ये दोनों एक हो जाए शायद, मतलब डायरेक्ट इर्रेवोकेबल नहीं होता ये। लेकिन ट्रिपल तलाक क्या करता है, ट्रिपल तलाक डायरेक्ट इसको इर्रेवोकेबल बना देता है, एट अ हीट ऑफ द मोमेंट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको इर्रिवोकेबल बना देता है। तो इसलिए ये आर्बिट्रेरीनेस है और ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब देखिए कोर्ट के सामने मेन मुद्दे क्या थे, मेन लीगल इश्यूज़ क्या थे। सबसे पहले मेन लीगल इश्यूज़ ये था कि जो देखिए एक चीज़ होती है एसेंशियलिटी, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं कर सकता जो कि एक रिलीजन में एसेंशियल प्रैक्टिस हो। जैसे कि इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है, एसेंशियल प्रैक्टिस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नमाज है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको छीन ही नहीं सकता किसी भी हाल में, क्योंकि वो एसेंशियल प्रैक्टिस है ना। ये चीज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं इस्लाम में, और दूसरा क्या है, दूसरा ये था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है या नहीं। दूसरा ये था, और पहला था कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। अब देखिए कोर्ट क्या कहती है कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम में नहीं है। देखिए तलाक़ बिद्दत में जो बिद्दत वर्ड है इसका मतलब ही है कि ये इनोवेशन से आया है, ये पहले से ट्रेडिशनली नहीं था, मतलब कि ये प्रॉफिट के टाइम पे नहीं था, और ना ही इसको कुरान इजाज़त देता है इसकी, ना ही कुरान परमिशन देता है, ना ही शरीयत इसकी परमिशन देता है। तो ये इनोवेशन होके आया है, मतलब ये बाद में प्रैक्टिस से आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर एक कोई प्रैक्टिस को बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही हो। तो कोर्ट ने ये भी कहा, और कोर्ट ने ये कहा, अब मैं आपको आर्टिकल 25 बता दूं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कहता है कि स्टेट जो है वो टेक अवे नहीं कर सकती कोई भी ऐसा एसेंशियल प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस जो कि एक पर्सन के रिलीजन में होता है, तो स्टेट उसे छीन नहीं सकती जब तक कि वो जो प्रैक्टिस है वो आर्बिट्रेरी ना हो, है ना। अगर 25 का एक्सेप्शन आप देखेंगे तो एक्सेप्शन में ये है कि वो जब तक कि वो आर्बिट्रेरी ना हो तब तक ये स्टेट नहीं छीन सकती। देखिए हर एक्ट का, हर लॉ का एक्सेप्शन होते ही है, बिना एक्सेप्शन के कोई लॉ नहीं होता। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ये आर्बिट्रेरी है एंड नॉन एसेंशियल है प्रैक्टिस है, सो इट विल कम्स अंडर एक्सेप्शन, मतलब ये एक्सेप्शन में आती है ना। तो ये एक्सेप्शन में आती है और ये प्रोटेक्टेड नहीं है आर्टिकल 25 में। तो आर्टिकल 25 ट्रिपल तलाक को प्रोटेक्ट नहीं करता। और अब मैं आपको बता दूं 3:2 का जो जजमेंट था उसमें मेजॉरिटी ने क्या कहा, और जो दो जो जजेस थे माइनॉरिटी में जिसमें CJI JS खेहर भी थे, उन्होंने क्या कहा। अब देखिए जो मेजॉरिटी वाले लोग थे उन्होंने ये कहा, पहले मैं आपको माइनॉरिटी मतलब जो JS खेहर थे और जो S अब्दुल नज़ीर थे, जो दो वाला जो जज था माइनॉरिटी जजमेंट, वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या, उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो तलाक बिद्दत है उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट माना, और उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड है, मतलब कि इसे स्टेट छीन नहीं सकती है इस एसेंशियल प्रैक्टिस को, इसको एसेंशियल माना। और ये कहा कि जुडिशरी इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, और बाकी का काम उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो पार्लियामेंट एक लॉ बना के इसको ख़त्म कर दे। अब मेजॉरिटी जजमेंट क्या था, मेजॉरिटी जजमेंट ये था कि ये एक आर्बिट्रेरीनेस एक्ट है,
एक मनमाना एक्ट है, ये निगेशन ऑफ इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी के बेसिस पे वायलेट करता है जो वुमेन का राइट है। और सबसे मेन बात यह है कि कुरान और शरिया के एकदम कॉन्ट्रेरी है। ट्रिपल तलाक इज़ अगेंस्ट द कुरान एंड वॉट एवर इज़ अगेंस्ट द कुरान इज़ कॉन्ट्रेरी टू शरिया। मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपर जो मुस्लिम लॉ में आता है, इस्लामिक लॉ में, वो कुरान है। कुरान के बाद शरिया है। तो अगर कोई चीज़ कुरान में ही नहीं है तो वो शरिया में भी नहीं होगी। तो ऐसा कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक के बारे में कि ट्रिपल तलाक कुरान का हिस्सा नहीं है। तो कुरान का हिस्सा नहीं तो वो शरीयत का भी हिस्सा नहीं होगा। इसलिए देयरफॉर हम इसे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पार्लियामेंट को कहा कि आप इस पे एक बिल पास करें, इस पे लॉ बनाएं। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसने कई कोशिशें की, लेकिन एक बार कोशिश की तो राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। तो एट द एंड 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को पास कर दिया, जिस बिल का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019। और फाइनली इसको 2019 में दोनों हाउसेस से पास हुआ और उससे प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई, और ये बिल जो है वो एक्ट बन गया, जो कि एक इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस बना दिया ट्रिपल तलाक को, यानी कि तलाक़ बिद्दत को। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, मतलब कि उस एक्ट में क्या है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया। मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये जो मुस्लिम प्रोटेक्शन वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज जो एक्ट है 2019 का, ये कौन कौन से प्रोविज़न देता है। ये 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी देता है। अब देखिए मेरे हिसाब से जो पार्लियामेंट है उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाने की, एक तो कॉग्निजेबल बना दिया है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उस जो एक्यूज्ड है, मतलब जिस हस्बैंड ने 3 बार तलाक 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 कहा है, उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो एक तो कॉग्निजेबल बना दिया है, उसके ऊपर से 3 साल का इम्प्रिजनमेंट भी रख दिया है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था। सिर्फ पार्लियामेंट इसे इनवैलिड, नल एंड वॉइड कर सकती थी। तो जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि ये बिल कैसा है, तो वैसा आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे फंडामेंटल राइट को शायरा बानो की प्रोटेक्ट करने के लिए इस केस को कॉग्निजेंस में लिया, और इसलिए ये जो प्रैक्टिस है जो कि इनोवेशन से आई है, जो कि कुरान और शरीयत में नहीं है, जो कि एक बहुत ही बैड फॉर्म ऑफ तलाक है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है शायरा बानो के केस में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट